हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बता रहे हैं सफलता की कहानी। भीमराव अंबेडकर की जीवनी। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का मूल नाम भीमराव था। उनके पिताजी रामजी वल्द मालोजी सकपाल महू में ही मेजर सूबेदार के पद पर एक सैनिक अधिकारी थे। अपनी सेवा के अंतिम वर्ष उन्होंने और उनकी धर्मपत्नी वीमाबाई ने काली पलटन स्थित जन्मस्थली स्मारक की जगह पर विद्यमान एक बैरक में गुजारी। अप्रैल के दिन जब रामजी सूबेदार अपनी ड्यूटी पर थे तो 12 बजे यही भीमराव का जन्म हुआ। कबीरपंथी पिता और धर्ममर्यापरायण माता की गोद में बालक का आरंभिक काल अनुशासित रहा। शिक्षा। बालक भीमराव का प्राथमिक शिक्षण दापोली और सतारा में हुआ। बम्बई के एल्फिंस्टन स्कूल में वह मैट्रिक की परीक्षा पास की। इस अवसर पर एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया और उसमें भेंट स्वरूप उनके शिक्षक श्री कृष्णाजी अर्जुन कैलोस्कर ने स्वीलिखित पुस्तक बुद्धिचरित उन्हें प्रदान की। बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ के फेलोशिप पाकर भीमराव ने मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा पास की। संस्कृत पढ़ने पर मनाही होने से वह फारसी लेकर उत्तीर्ण हुए। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय BA के बाद MA के अध्ययन हेतु बड़ौदा नरेश सयाजी गायकवाड़ की पुनः फेलोशिप पाकर वह अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिल हुए। सन में उन्होंने स्नातकोत्तर उपाधि की परीक्षा पास की। इस हेतु उन्होंने अपना शोध प्राचीन भारत का वाणिज्य लिखा था। उसके बाद में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से ही उन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त की। उनके PhD शोध का विषय था ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकेंद्रीकरण। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस फेलोशिप समाप्त होने पर उन्हें भारत लौटना था, अतः वे ब्रिटेन होते हुए भी लौट रहे थे। उन्होंने वहां लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में MSc और DSSc विधि संस्थान में बार एट लॉ की उपाधि हेतु स्वयं को पंजीकृत किया और भारत लौटे। सबसे पहले छात्रवृत्ति की शर्त के अनुसार बड़ौदा नरेश के दरबार में सैनिक अधिकारी तथा वित्तीय सलाहकार का दायित्व स्वीकार किया। पूरे शहर में उनको किराए पर रखने को कोई तैयार नहीं होने की गंभीर समस्या से वह कुछ समय के बाद ही मुंबई वापस आए। दलित प्रतिनिधित्व वहां परेल में डबक चाल और श्रमिक कॉलोनी में रहकर अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरी करने हेतु पार्ट टाइम अध्यापकी और वकालत कर अपनी धर्मपत्नी रमाबाई के साथ जीवन निर्वाह किया। सन में डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीतिक सुधार हेतु गठित साउथबरो आयोग के समक्ष राजनीति में दलित प्रतिनिधित्व के पक्ष में साक्ष्य दी। अशिक्षित और निर्धन लोगों को जागरूक बनाने के लिया काम उन्होंने मूक और अशिक्षित और निर्धन लोगों को जागरूक बनाने के लिए मूक नायक और बहिष्कृत भारत साप्ताहिक पत्रिकाएं संपादित की और अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए वह लंदन और जर्मनी जाकर वहां से MSc DSc और बैरिस्टर की उपाधियां प्राप्त की। उनकी MSc का शोध विषय साम्राज्यीय वित्त के प्रांतीय विकेंद्रीकरण का विश्लेषणात्मक अध्ययन और उनकी DSSc उपाधि का विषय रुपये की समस्या, उसका उद्यतत्व और उपाय और भारतीय चलन और बैंकिंग का इतिहास था। D.Litt की मानद उपाधियों से सम्मानित बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने LLD और उस्मानिया विश्वविद्यालय ने D.Litt की मानद उपाधियों से सम्मानित किया था। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर वैश्विक युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए, क्योंकि उनके नाम के साथ BMA MSc PhD बैरिस्टर DSc D.Litt आदि कुल 23 उपाधियां जुड़ी हैं। योगदान। भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपने जीवन के
वर्षों में देश को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, औद्योगिक, संवैधानिक इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में अनगिनत कार्य करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं। सामाजिक एवं धार्मिक योगदान: मानवाधिकार जैसे दलितों एवं दलित आदिवासियों के मंदिर प्रवेश, पानी पीने, छुआछूत, जाति पाति, ऊंच नीच जैसी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए मनुस्मृति दहन, महाड़ सत्याग्रह, नासिक सत्याग्रह, एवला की गर्जना जैसे आंदोलन चलाए। बेजुबान, शोषित और अशिक्षित लोगों को जगाने के लिए वर्ष के दौरान मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता जनता और प्रबुद्ध भारत नामक 5 साप्ताहिक एवं पाक्षिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। कमजोर वर्गों के छात्रों को छात्रावासों, रात्रि स्कूलों, ग्रंथालयों तथा शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से अपने दलित वर्ग शिक्षा समाज आस्था के जरिए अध्ययन करने और साथ ही आय अर्जित करने के लिए उनको सक्षम बनाया। उन्होंने अपने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के जरिए मुंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय तथा औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की। बौद्धिक वैज्ञानिक प्रतिष्ठा: भारतीय संस्कृति वाले बौद्ध धर्म की अक्टूबर को लाख लोगों के साथ नागपुर में दीक्षा ली तथा भारत में बौद्ध धर्म की पुनः स्थापित कर अपने अंतिम ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा के द्वारा निरंतर वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया। जात पात टोडक मंडल लाहौर के अधिवेशन के लिए तैयार अपने अभिभाषण को जाति भेद निर्मूलन नामक उनके ग्रंथ ने भारतीय समाज को धर्म ग्रंथों में व्याप्त मिथ्या, अंधविश्वास एवं श्रद्धा से मुक्ति दिलाने का कार्य किया। हिंदू वैधानिक संहिता के जरिए महिलाओं को तलाक, संपत्ति में उत्तराधिकार आदि का प्रावधान कर उसके कार्यान्वयन के लिए वह जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। आर्थिक, वित्तीय और प्रशासनिक योगदान: भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखित शोध ग्रंथ रुपये की समस्या, उसका उद्भव तथा उपाय और भारतीय चलन व बैंकिंग का इतिहास ग्रंथों और हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष उनकी साझी के आधार पर से हुई उनके दूसरे शोध ग्रंथ। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास के आधार पर देश में वित्त आयोग की स्थापना हुई। कृषि में सहकारी खेती के द्वारा पैदावार बढ़ाना, सतत विद्युत और जल आपूर्ति करने का उपाय बताया। औद्योगिक विकास, जल संचय, सिंचाई, श्रमिक और कृषक की उत्पादकता और आय बढ़ाना, सामूहिक तथा सहकारिता से प्रगत खेती करना, जमीन के राज्य स्वामित्व तथा राष्ट्रीयकरण से सर्वप्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणराज्य की स्थापना करना। उन्होंने महानदी का प्रबंधन की बहुउद्देशीय उपयुक्तता को परख कर देश के लिए जल नीति तथा औद्योगिकरण की बहुउद्देशीय आर्थिक नीतियाँ जैसे नदी एवं नालों को जोड़ना, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी बांध, सोन नदी घाटी परियोजना, राष्ट्रीय जलमार्ग, केंद्रीय जल एवं विद्युत प्राधिकरण बनाने के मार्ग प्रशस्त किए। प्रस्तावित केंद्रीय जलमार्ग तथा सिंचाई आयोग के प्रस्ताव को अप्रैल को वायसराय द्वारा अनुमोदित किया गया था। बड़े बांधों वाली तकनीकों को भारत में लागू करने हेतु प्रस्तावित किया। उन्होंने भारत के विकास हेतु मजबूत तकनीकी संगठन का नेटवर्क ढांचा प्रस्तुत किया। उन्होंने जल प्रबंधन तथा विकास और नैसर्गिक संसाधनों को देश की सेवा में सार्थक रूप से प्रयुक्त करने का मार्ग प्रशस्त किया। संविधान तथा राष्ट्र निर्माण: उन्होंने समता, समानता, बंधुता एवं मानवता आधारित भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 महीने और 26 दिन के कठिन परिश्रम से तैयार करते 30 नवंबर को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपकर देश के समस्त नागरिकों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा के जीवन पद्धति से भारतीय संस्कृति को अभिभूत किया। वर्ष में महिला सशक्तिकरण का हिंदू संहिता विधेयक पारित करवाने में प्रयास किया और पारित न होने पर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। अपना ग्रंथ भाषाई राज्यों पर विचार प्रकाशित कर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को छोटे छोटे और प्रबंधन योग्य राज्यों में पुनर्गठित करते
करने का प्रस्ताव दिया था, जो उसके वर्षों बाद कुछ प्रदेशों में साकार हुआ। निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, महिला पुरुष के लिए समान, नागरिक हिंदू संहिता, राज्य पुनर्गठन, बड़े आकार के राज्यों को छोटे आकार में संगठित करना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, कंप्ट्रोलर व ऑडिटर जनरल, निर्वाचन आयुक्त तथा राजनीतिक ढांचे को मजबूत बनाने वाली सशक्त सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं विदेश नीति बनाई। प्रजातंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य के तीनों अंगों न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका को स्वतंत्र और पृथक बनाया तथा समान नागरिक अधिकार के अनुरूप एक व्यक्ति, एक मत और एक मूल्य के तत्व को प्रस्थापित किया। विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की सहभागिता संविधान द्वारा सुनिश्चित की तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की विधायिकता जैसे ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत राज इत्यादि में सहभागिता का मार्ग प्रशस्त किया। सहकारी और सामूहिक खेती के साथ साथ उपलब्ध जमीन का राष्ट्रीयकरण कर, भूमि पर राज्य का स्वामित्व स्थापित करने तथा सार्वजनिक प्राथमिक उद्यमों यथा बैंकिंग, बीमा आदि उपक्रमों को राज्य नियंत्रण में रखने की पुरजोर सिफारिश की तथा कृषि की छोटी जोतों पर निर्भर बेरोजगार श्रमिकों को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए उन्होंने औद्योगिकरण की सिफारिश की। शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा एवं श्रम कल्याण, वायसराय की कौंसिल में श्रम मंत्री की हैसियत से श्रम कल्याण के लिए श्रमिकों की घंटे से घटाकर घंटे कार्य समय, समान कार्य समय, वेतन, प्रसूति अवकाश, संवेतनक अवकाश, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, स्वास्थ्य सुरक्षा, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम बनाना, मजदूरों एवं कमजोर वर्ग के हितों के लिए तथा सीधे सत्ता में भागीदारी के लिए स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन कर के मुंबई प्रेसिडेंसी चुनाव में से उन्होंने सीटें जीती। कर्मचारी राज्य बीमा के तहत स्वास्थ्य अवकाश, अपंग सहायता कार्य करते समय आकस्मिक घटना से हुए नुकसान की भरपाई करने और अन्य अनेक सुरक्षात्मक सुविधाओं को श्रम कल्याण में शामिल किया। कर्मचारियों को दैनिक भत्ता, नियमित कर्मचारियों को अवकाश की सुविधा, कर्मचारियों के वेतन श्रेणी की समीक्षा, भविष्य निधि, कोयला खदान तथा माइको खनन में कार्यरत कर्मियों को सुरक्षा संशोधन विधेयक सन में पारित करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने निवास, जल आपूर्ति, शिक्षा, मनोरंजन, सहकारी प्रबंधन आदि से श्रम कल्याण नीति की नींव डाली तथा भारतीय श्रम सम्मेलन की शुरुआत की, जो अभी निरंतर जारी है, जिसमें प्रतिवर्ष मजदूरों के ज्वलंत मुद्दों पर प्रधानमंत्री की उपस्थिति में चर्चा होती है और उसके निराकरण के प्रयास किए जाते हैं। श्रम कल्याण निधि के क्रियान्वयन हेतु सलाहकार समिति बनाकर उसे जनवरी में अंजाम दिया। भारतीय सांख्यिकी अधिनियम पारित कराया ताकि श्रम की दशा, दैनिक मजदूरी, आय के अन्य स्रोत, मुद्रास्फीति, ऋण, आवास, रोजगार, जमा पूंजी तथा अन्य निधि व श्रम विवाद से संबंधित नियम संभव कर दिया। नवंबर को उन्होंने से लंबित भारतीय श्रमिक अधिनियम को सक्रिय बनाकर उसके तहत भारतीय श्रमिक संघ संशोधन विधेयक प्रस्तावित किया और श्रमिक संघ को सख्ती से लागू कर दिया। स्वास्थ्य बीमा योजना, भविष्य निधि अधिनियम, कारखाना संशोधन अधिनियम, श्रमिक विवाद अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और विधिक हड़ताल के अधिनियमों को श्रमिकों के कल्याणार्थ निर्माण कराया। शिवखेड़ा की जीवनी। कहा जाता है कि विपरीत परिस्थिति आने पर कुछ लोग टूट जाते हैं और उनके अंदर निराशा घर कर जाती है, परंतु इसके विपरीत कुछ लोग विपरीत परिस्थिति आने पर भी टूटते नहीं हैं और परिस्थिति से लड़ते हुए सफलता की नई कीर्तिमान स्थापित करते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति अपने अनुभव और चिंतन से दुनिया को भी सफलता और खुशी की राह दिखाते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों में से एक हैं शिवखेड़ा। संघर्षों से जूझते हुए शिवखेड़ा ने अपना वह मुकाम बनाया जहाँ से वह औरों के जीवन की निराशा को आशा में परिवर्तित करने का भी भागीरथ प्रयास कर रहे हैं। शिवखेड़ा दुनिया के उन प्रभावशाली
वक्ताओं, लेखकों और चिंतकों में से एक हैं, जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी को अपने विचारों से सकारात्मक दिशा में मोड़ने में मदद की है। उन्होंने कई प्रेरणादायी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी लिखी पुस्तकों की जो भी एक बार पढ़ लेता है, उसके जीवन पूर्ण आत्मविश्वास से भर उठता है। सोशल साइट ट्विटर पर उनके चाहने वालों की भारी तादाद है। लाखों लोग रोजाना इंटरनेट पर शिव खेड़ा के जीवन और उनके प्रेरक विचारों की जिज्ञासा लिए उनसे संबंधित सामग्री की खोज करते हैं। उनका जीवन के प्रति जो सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण है, वह अद्भुत है। शिव खेड़ा का प्रारंभिक जीवन वर्ष शिव खेड़ा का जन्म 23 अगस्त को झारखंड राज्य के धनबाद में एक व्यवसायी परिवार में हुआ था। उनके पिता कोयला खदान के व्यवसाय से जुड़े हुए थे और मां एक गृहिणी थी। बाद के दिनों में जब कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, तब इस परिवार को भारी मुसीबतों के दौर से गुजरना पड़ा था। इसी दौरान शिव खेड़ा ने एक स्थानीय सरकारी स्कूल से अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। स्कूल के दिनों में वह एक औसत दर्जे के विद्यार्थी थे। 10वीं की परीक्षा में एक बार वह फेल भी हो गए थे, परंतु इसके बाद उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया और उन्होंने एक सकारात्मक सोच के अपने जीवन की चुनौती को स्वीकार किया, जिसका परिणाम उन्हें उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में मिला। इस परीक्षा में वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। स्कूल के बाद उन्होंने बिहार के एक कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। शिव खेड़ा के चिंतन का पंच लाइन है, जो विजेता है वही कुछ अलग नहीं करते, बल्कि उनका करने का तरीका अलग होता है। शिव खेड़ा को अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कनाडा में कार धोने जैसे छोटे काम से अपने जीवन यापन की शुरुआत की थी। फिर वे एक बीमा एजेंट बने, परंतु इस काम में भी उन्हें वह सफलता नहीं मिली जैसा कि वह चाहते थे। फिर भी सफलता के लिए संघर्ष का उनका सफर जारी रहा, कभी प्राइवेट फार्म में तो कभी दुकान पर सेल्समैन की नौकरी या फिर अमेरिका के जेल में स्वयंसेवक के तौर पर सेवा। जीवन के प्रारंभिक दौर में यह शिव खेड़ा का बायोडाटा था। शिव खेड़ा का पेशेवर जीवन। कुछ वर्षों तक कनाडा में रहने के बाद शिव खेड़ा अमेरिका आ गए। यहाँ उन्हें प्रसिद्ध प्रेरक वक्ता नॉर्मन विंसेंट पियाले को सुनने का मौका मिला। उनकी बातों से शिव खेड़ा बहुत प्रभावित हुए। विंसेंट पियाले को सुनने के बाद शिव खेड़ा के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया और वह स्वयं एक प्रेरक वक्ता के तौर पर उभरने लगे। आगे जाकर वे एक पेशेवर मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। जल्दी ही उन्हें इस पेशे में प्रसिद्धि मिलने लगी। अपनी योग्यता की बदौलत शिव खेड़ा कई व्यावसायिक संसाधनों के सलाहकार भी बने। इसी दौरान उन्होंने अमेरिका में क्वालिफाइड लर्निंग सिस्टम इंक नाम से एक कंपनी का गठन किया। वर्तमान में शिव खेड़ा इस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। यह कंपनी व्यक्तियों और संस्थाओं को सकारात्मक प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने और कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए सलाह सेवा प्रदान करती है। इस कंपनी की शाखाएं भारत सहित दुनिया के कई देशों में फैली हुई हैं। शिव खेड़ा ने प्रेरणा और सकारात्मक तथ्यों से भरे अपने चिंतन को लेखन के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंचाया है। उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं जो दुनिया भर में कई भाषाओं में प्रकाशित हुई हैं। शिव खेड़ा की पहली पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम था यू कैन विन। इस पुस्तक ने बिक्री का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। हिंदी में जीत आपकी टाइटल के साथ शिव खेड़ा की यह पुस्तक विश्व की विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई थी। अभी तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार यू कैन विन की 30 लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी थी। इस पुस्तक के लिए शिव खेड़ा कई पुरस्कारों से सम्मानित भी हो चुके थे। शिव खेड़ा की अन्य प्रकाशित पुस्तकों में लिविंग विद ऑनर हिंदी में सम्मान से जिए, फ्रीडम इज नॉट फ्री हिंदी में आज़ादी से जिए, यू कैन सेल हिंदी में बेचना सीखो और सफल बनो का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। जीत आपकी पुस्तक सकारात्मक दृष्टिकोण और व्यक्तिगत विकास के द्वारा किसी व्यक्ति के सफलता हासिल करने पर आधारित है। इसी तरह उन्होंने अपनी पुस्तक आज़ादी से जिए में स्पष्ट किया है कि सफलता सकारात्मक और नकारात्मक मूल्यों,
पर आधारित होती है। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि सिप खेड़ा अपने चिंतन से पाठकों के दिलो दिमाग पर अमिट छाप छोड़ने में सफल हुए हैं। सिप खेड़ा टेलीविजन, रेडियो, सेमिनार आदि के माध्यम से भी लोगों से मुखातिब होते हैं और प्रेरणादायी वक्तव्य देते हैं। लोगों में सकारात्मक सोच पैदा करने और सफलता के सूत्र बताने के लिए खेड़ा की कंपनी दुनिया के देशों में लगातार कार्यशाला का आयोजन कर रही है। इस कार्यशाला में हजारों लोग शामिल होते हैं और लाभ उठाते हैं। सिप खेड़ा का निजी जीवन। संघर्ष के दिनों में ये सिप खेड़ा की शादी हो गई थी। उस समय उनकी उम्र 23 साल की थी। कनाडा और अमेरिका में संघर्ष के दिनों में पत्नी का सहयोग उन्हें हमेशा मिलता रहा। वह 2 बच्चों के पिता हैं। अपनी सफलता में वह अपने परिवार का बहुत बड़ा योगदान मानते हैं। यही वजह है कि वह अपने जन्मदिन को अपने परिवार को समर्पित करते हैं और पूरा दिन उसके साथ बिताते हैं। हमें सिप खेड़ा का सामाजिक और राजनीतिक जीवन। शायद बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि सिप खेड़ा एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राजनीति में भी उन्होंने अपने भाग्य आजमाया है। अपने इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने कंट्री फर्स्ट फाउंडेशन के नाम से एक सामाजिक संगठन बनाया है। इस संगठन का मिशन है शिक्षा और न्याय के द्वारा आज़ादी। इसके बाद राजनीति में कदम रखते हुए सिप खेड़ा वर्ष के आम चुनाव में दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए। इस चुनाव में वह पराजित हुए। भारतीय लोकसभा चुनाव के बारे में यहाँ पढ़ें। फिर वर्ष में उन्होंने भारतीय राष्ट्रवादी समानता पार्टी के नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया और आम चुनाव में एक बार फिर भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर चुनाव मैदान में उतरे, परंतु एक बार फिर उन्हें राजनीति के मैदान विफलता का मुंह देखना पड़ा। आगे जाकर वर्ष के आम चुनाव में सिप खेड़ा ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का समर्थन करते हुए उनके पक्ष में अभियान चलाया। आज भी वह एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर विभिन्न मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर कर मुकदमा लड़ रहे हैं। वस्तुतः सिप खेड़ा की स्वयं की जीवनी एक प्रेरणादायी कहानी है। एक छोटे से शहर से बिना किसी संसाधन के अमेरिका पहुंच जाना और फिर प्रदेश में मुसीबतों से संघर्ष करते हुए अपना एक अलग मुकाम बनाना, दुनिया में प्रसिद्धि पाना उनकी पुस्तक यू कैन बी को चरितार्थ करने के लिए काफ़ी है। ब्रायन एक्टन की जीवनी। ब्रायन एक्टन, ये नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। अगर नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं, आज तो सुन ही लिया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज इस आर्टिकल को पढ़कर शायद ही इनका नाम दोबारा हमें, आपको या किसी को भी याद दिलाना पड़े। और सभी के पास फ़ोन है और आप जो कि एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आज के समय में शायद ही किसी शख्स के फ़ोन में ना हो। कुछ लोगों को फ़ोन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वह फिर भी केवल चलाने के लिए फ़ोन खरीदते हैं। हम दिन भर फ़ोन पर लोगों से बात करते हैं, दोस्तों के साथ अपने फ़ोटो गाने शेयर करते हैं, पर हम फ़ोन का इतिहास नहीं जानते। ब्रायन एक्टन, जो कि आज सभी के फ़ोन में यूज होने वाली एप्लीकेशन के हैं, आज से लगभग 6 साल पहले फेसबुक पे जॉब के लिए गए थे। उनका सपना था कि वो फेसबुक में जॉब करें, परंतु फेसबुक ने उन्हें जॉब पर नहीं रखा और रिजेक्ट कर दिया। ब्रायन एक्टन इससे बहुत दुखी हुए, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी और जॉब के लिए टविएटर पर अप्लाई किया, परंतु यहाँ भी उन्हें निराशा ही मिली और उन्हें टविएटर ने भी रिजेक्ट कर दिया। आज के समय में अगर किसी को एक ही बार में किसी कंपनी से रिजेक्ट कर दिया जाता है तो या तो वह कुछ गलत कदम उठा लेता है या फिर अपनी खुद की योग्यता और काबिलियत पर शक करने लगता है। आज लोग अपने को एक जगह से रिजेक्ट होता देख खुद को बहुत निराश और हताश कर लेते हैं। ब्रायन एक्टन ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो उठे और फिर से एक नई आशा के साथ उन्होंने एक नई शुरुआत की। उन्होंने खुद और अपने दोस्त के साथ मिलकर दिन रात मेहनत की और अपने बुलंद हौसलों और इरादों के दम पर को बना डाला, वो जिससे आज पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। अब 4 साल बाद
उसी फेसबुक ने जिसने 6 साल पहले ब्रायन एक्टन को अपने यहाँ जॉब पर भी नहीं रखा था, उसी फेसबुक ने उनकी बनी एप्लीकेशन को $11 बिलियन में खरीदा, जो भारतीय रुपयों के हिसाब से लगभग 1 लाख करोड़ रुपयों से भी अधिक की धनराशि है। ब्रायन एक्टन जिस कंपनी में नौकरी मांगने गए थे, आज वो उसी कंपनी के शेयर होल्डर बन गए हैं। दोस्तों, इसे कहते हैं आत्मविश्वास। जिस कंपनी में वो एक छोटी सी नौकरी मांगने गए थे, उसी कंपनी ने उनकी बनी एप्लीकेशन को खरीदने के लिए $11 बिलियन दिए, जो आज तक की सबसे बड़ी डील मानी गई है। जिस कंपनी में जॉब करने का उनका सपना था, वो उसी कंपनी में शेयर होल्डर बन गए। दोस्तों, आपकी सफलता आपकी सोच पर निर्भर करती है। आप अपनी एक असफलता से दुखी होकर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं, या अपनी उसी असफलता से मिले दुख को अपनी ताकत बनाकर फिर से नई उम्मीद के साथ पुनः अपनी सफलता के लिए प्रयास करने लग जाते हैं। आप अपनी एक असफलता से थक कर बैठ जाते हैं, या अपनी उस असफलता से अपने को पहले से भी अधिक मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, अपने अंदर छुपी क्षमता को पहचानिए और एक नई ऊर्जा के साथ उठ खड़े होइए। आप जरूर सफल होंगे। कुणाल बहल की जीवनी ई-कॉमर्स के क्षेत्र में खास पहचान हासिल कर चुकी। इसने पढ़ल वेबसाइट से आप कई मर्तबा खरीदारी कर चुके होंगे, लेकिन क्या आप स्नैपडील के संस्थापक के बारे में जानते हैं? मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। ई-कॉमर्स के क्षेत्र में खास पहचान हासिल कर चुके स्नैपडील के संस्थापक और सीईओ कुणाल बहल पर यह बात बिल्कुल फिट बैठती है। कभी एक निजी कंपनी में रुपए मासिक तनख्वाह की नौकरी करने वाले कुणाल आज देश भर में 2000 से ज़्यादा कर्मचारियों की रोजी रोटी का जरिया है। दून स्कूल के स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे कुणाल ने छात्रों के साथ अपने जीवन के ऐसे उतार चढ़ावों के अनुभव साझा किए। शनिवार को दून स्कूल के रोज बाउल ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में कुणाल ने बताया कि उनके बड़े भाई आईआईटी के छात्र थे। माता पिता हमेशा चाहते थे कि वह भी आईआईटी में जाएं। 2.5 साल तैयारी भी की, लेकिन मन नहीं माना। कुणाल ने आईआईटी जाने का लक्ष्य छोड़ दिया। करियर की शुरुआत एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में रुपए तनख्वाह से की। वीजा खत्म होने पर माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े। 1 साल बाद अभिभावकों के दबाव में वह पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ भी कुछ समय एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी की, लेकिन वीजा खत्म होने पर माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ गए। कंपनी की कोशिश के बावजूद वीजा नहीं बढ़ा तो वह भारत लौट आए। कुछ समय बिजनेस के बारे में सोचते रहे। बस 2001 में डिस्काउंट कूपन बुक कंपनी मनी सेवा शुरू की। इसके तहत लोगों को कूपन बेचकर रेस्टोरेंट में खाने, खरीदारी आदि में कुछ छूट दी जाती थी, लेकिन 1.5 साल में 1.4 करोड़ कूपन बेचने का टारगेट सिर्फ 43 पर अटक गया। कुणाल के मुताबिक इसके बाद लगा कि फेल हो गए। इस बीच 24 जून को अचानक कूपन की सेलिंग ऑनलाइन करने का आइडिया आया और 8 दिन के भीतर वेबसाइट लॉन्च कर दी गई। बताया कि शुरुआत में नतीजे अच्छे नहीं रहे, लेकिन धीरे धीरे रेस्पॉन्स बढ़ने लगा। ई-कॉमर्स की बारीकियां सीखने के लिए वर्ष 2011 में वह चीन भी गए। आज 3 साल बाद स्नैपडील देश की अग्रणी ई-कॉमर्स कंपनियों में शुमार है। राजीव दीक्षित की जीवनी। राधे श्याम दीक्षित भारत के महान व्यक्तित्व थे। वह एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थे जो गरीब और ज़रूरतमंद भारतीयों के समर्थक थे। बहुत सालों से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। वह भारतीय स्वतंत्रता के समर्थक
थे और भारत में स्वाभिमान आंदोलन, आज़ादी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से देश में जागरूकता फैलाने के लिए प्रयासरत थे। वह भारतीयता के एक मजबूत आस्तिक और उपदेशक थे। राजीव दीक्षित का जन्म और जीवन। राजीव दीक्षित का जन्म भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के नाह गांव में 30 नवंबर को हुआ था। वह स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से थे। वह एक भारतीय वैज्ञानिक थे। उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी काम किया है। साथ ही वे फ्रांस के दूरसंचार क्षेत्र में भी वैज्ञानिक के तौर पर काम कर चुके थे। उन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में, भारतीय संविधान के मुद्दों और भारतीय आर्थिक नीति के बारे में भी जागरूकता फैलाने के लिए प्रयास किया। राजीव दीक्षित का पारिवारिक जीवन। उनके पिता का नाम राधेश्याम दीक्षित था। वे मानवीय सभ्यता के दुनिया भर में प्रसार करते थे। वे ब्रह्मचारी थे। उन्होंने कभी शादी नहीं की। जब उनकी पहली मुलाकात प्रोफेसर धर्मपाल से हुई तो वो उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। वो बाबा रामदेव के साथ सहयोग करते रहे थे। वो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों से प्रेरित थे। बाद में वो महात्मा गांधी के शुरुआती कार्यों की सराहना करते हुए और शराब, गुटखा इत्यादि के उत्पादन के विरुद्ध में कार्य करते हुए गौ रक्षा और सामाजिक अन्यायों के विरुद्ध लड़ाई लड़ते अपने जीवन को समर्पित कर दिए। राजीव दीक्षित की शिक्षा। अपने पिता की देखरेख में उन्होंने फिरोजाबाद जिले के गांव में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद पीडी जैन इंटर कॉलेज से उन्होंने 11वीं कक्षा तक की पढ़ाई की। उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई की शुरुआत में केकेएम कॉलेज जमुई बिहार से इलेक्ट्रॉनिक और संचार में बी.टेक की डिग्री लेकर पूरी की। उन्होंने एम.टेक की डिग्री भी आईआईटी खड़गपुर से प्राप्त की थी। लेकिन मातृभूमि की सेवा का जुनून हमेशा ही उन्हें अपनी ओर खींचता रहा, इसलिए वो सामाजिक सेवा के कार्य में अपने योगदान दिए। राजीव दीक्षित का करियर। भारत में लगभग बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो भारत में अपना प्रसार कर रही हैं। उस कंपनी के उत्पादों के लिए भारतीय कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन सभी उत्पाद उनके देश में बेच दिए जाते हैं। इसलिए उन्होंने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया और हर भारतीय से आग्रह किए कि वो स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं। उन्होंने कोका, पेप्सी, यूनिलीवर और कोलगेट जैसी कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और शीतल पेय पदार्थों में जहर होने की बात कही। इसके लिए उन्होंने लंबी लड़ाई भी लड़ी और ये साबित भी कर दिया कि इन पेय पदार्थों में जहर है, इन्हें पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उनका ऐसा मानना था कि इन कंपनियों ने अपने देश में धन को कम कर दिया है, जिससे भारत और गरीब होता जा रहा है। दीक्षित ने सुझाव दिया था कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को इस विश्व बैंकों में जमा भारतीय काली संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देनी चाहिए। भारत में इस विश्व बैंक में जमा पूंजी को लाने के लिए अपनी मुहिम में उन्होंने लाख लोगों के हस्ताक्षर को भी इकट्ठा किया था। 1 जनवरी 2002 को वह भारत के स्वाभिमान ट्रस्ट के सचिव बन गए थे। स्वदेशी में उनका विश्वास था। नई दिल्ली में उन्होंने एक स्वदेशी जागरण मंच का नेतृत्व किया, जिसमें से भी अधिक लोगों को उन्होंने संबोधित किया। इसके अलावा उन्होंने कलकत्ता में भी विभिन्न संगठनों और प्रमुख व्यक्तियों द्वारा समर्थित आयोजित कार्यक्रम का नेतृत्व किया। उन्होंने जनरल स्टोर की एक ऐसी श्रृंखला को खोलने के लिए आंदोलन किया जहां सिर्फ भारतीयों द्वारा बनाए गए उत्पाद की बिक्री हो। वह आज़ादी बचाओ आंदोलन के प्रवक्ता थे। उन्होंने कराधान प्रणाली के विकेंद्रीकरण की मांग करते हुए कहा था कि वर्तमान प्रणाली में जो नौकरशाही है वह भ्रष्टाचार है मुख्य कारण थे। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया था कि राजस्व कर का तक राजनेताओं और नौकरशाहों के भुगतान के लिए इस्तेमाल किया गया था। आम जनता के विकास उद्देश्यों के लिए
सिर्फ 20 का ही उपयोग किया जाता है। उन्होंने सरकार के मौजूदा बजट प्रणाली की तुलना भारत के पहले ब्रिटिश बजट प्रणाली से करते हुए यह दर्शाया था कि जो भी आंकड़े बजट में पेश किए जाते हैं वो उस वक्त की बजट प्रणाली के समान ही थे। उन्होंने अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले को लेकर सवाल भी उठाया था और आतंकी हमले पर संदेह किया था सरकार द्वारा ही कराया गया था। उन्होंने यूएस के लॉन लालटेन सोसाइटी के दावों का समर्थन किया था। राजीव दीक्षित ने ये कहा था कि वर्तमान में हमारे पास 3 बुराइयां आ रही हैं। यह उन्होंने वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण को एक आत्मघाती राज्य की और धकेलने वाली बुराई के रूप में बताया था। उपनिवेशवाद के हिंसक इतिहास पर एक प्रदर्शनी पेश करते हुए कहा था, यह आधुनिक भारत के लिए भयावह है। इसके साथ ही उन्होंने यह तर्क दिया था और कहा था कि आधुनिक विचारकों ने कृषि क्षेत्र की उपेक्षा की है, जिस वजह से किसान स्वयं मानसिक दबाव में आकर आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं और उन्हें ऐसा करने के लिए छोड़ दिया गया है। उन्होंने भारतीय न्यायपालिका और कानूनी व्यवस्था के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि भारत अब भी ब्रिटिश युग के दौरान लागू किए गए कानूनों का पालन कर रहा है और भारतीय आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें बदलने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। राजीव दीक्षित ने भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार पर यूएसए के एजेंट होने का आरोप लगाया। उन्होंने यह दावा किया कि रेडियो सक्रिय तत्वों का एक बड़ा भंडार भारतीय समुद्र के सेतु पुल के नीचे मौजूद है, जिसकी इतनी विशाल मात्रा है कि वर्षों तक इन रेडियो सक्रिय तत्वों का इस्तेमाल बिजली और परमाणु हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है। और उन्होंने यह भी कहा था कि भारत सरकार उस पुल को तोड़ने की कोशिश कर रही है, जो बहुत साल पुराना है। राजीव दीक्षित की उपलब्धियां: सभी समय के नागरिक अधिकार नेता और सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में वे स्थान तथा सबसे मशहूर व्यक्ति के रूप में स्थान व उनका नाम आता है। राजीव दीक्षित ने कई पुस्तकें लिखी हैं और कई लेक्चर भी दिए, जिनका संग्रह सीडी, एसडी कार्ड्स इत्यादि जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में संग्रहित है, जिन्हें विभिन्न ट्रस्टों के द्वारा प्रकाशित कराया गया है। ऑडियो रूप में उनकी में भारतीय राष्ट्रवाद और भारतीय अतीत की महानता पर ऑडियो कैसेट बनी थी। इसके अलावा ऑडियो में उनकी स्वास्थ्य कथा भी है। पुस्तकों में उनके द्वारा रचित है स्वदेशी चिकित्सा, गौवंश पर आधारित स्वदेशी कृषि, गौ माता, पंचगव्य चिकित्सा, ये सभी उनकी उपलब्धियों में शामिल है। राजीव दीक्षित की मृत्यु और विवाद: राजीव दीक्षित का निधन 30 नवंबर को 2020 को छत्तीसगढ़ के भिलाई में दिल का दौरा पड़ने की वजह से हो गया था। उनकी याद में हरिद्वार में भारत स्वाभिमान बिल्डिंग का निर्माण हुआ है, जिसका नाम राजीव भवन रखा गया है। उनकी मृत्यु हुई कई वर्ष तक बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी उनकी मृत्यु के कारणों पर अनिश्चितता बनी हुई है और उनकी मौत का कारण अज्ञात है। नटराजन चंद्रशेखरन की जीवनी: एक समय परिवार में जन्म लेने वाले शख्स का देश के सबसे पुराने और बड़े व्यापारिक घराने का चेयरमैन बनना एक अजूबा नहीं तो कम से कम चकित करने वाली घटना अवश्य है। वस्तुतः ऐसा हुआ और यह चमत्कार किया है। तमिलनाडु के नटराजन चंद्रशेखरन ने अब तक देश की सबसे बड़ी सूचना तकनीकी कंपनी टीसीएस की कमान संभाल रहे कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स के बोर्ड ने अपना मुखिया चुनकर एक इतिहास रच दिया है। इस घटना के इतिहास बनने के लिए एक नहीं बल्कि 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष कि टाटा समूह एक पारसी समुदाय का समूह है और आज तक इसके जो भी चेयरमैन हुए हैं वह इसी समुदाय या फिर ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी नसरवानजी टाटा के परिवार से ताल्लुक रखते रहे हैं। नटराजन चंद्रशेखरन को समूह का मुखिया बनाकर टाटा सन्स ने अब तक चली आ रही परिपाटी को तोड़ दिया है। दूसरा पक्ष कि टाटा समूह ने अपने एक कर्मचारी को
उसके काबिलियत पर भरोसा कर समूह की कमान सौंपी है, जबकि उद्योग जगत में ऐसा क्रांतिकारी कदम बहुत कम ही है देखने को मिलता है। बहरहाल, नटराजन चंद्रशेखरन का टाटा सन्स का चेयरमैन बनना भारतीय उद्योग जगत के लिए एक विस्मयकारी परंतु सकारात्मक संकेत माना जाता है। नटराजन चंद्रशेखरन का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। टाटा सन्स के नवनिर्वाचित चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन का जन्म वर्ष में तमिलनाडु राज्य में नमक्कल के नजदीक स्थित मोहिनूर में एक किसान परिवार में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात चंद्रशेखरन ने कोयम्बटूर स्थित कोयम्बटूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में नामांकन कराया और यहां से अप्लाइड साइंस में स्नातक की डिग्री हासिल किया। तत्पश्चात वे त्रिची वर्तमान में तिरुचिरापल्ली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर एप्लीकेशन में वर्ष में मास्टर डिग्री धारक बने। मास्टर डिग्री प्राप्त करने के पश्चात चंद्रशेखरन ने वर्ष में TCS में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर नौकरी के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। नटराजन चंद्रशेखरन का टाटा सन्स के चेयरमैन बनने तक का सफर। नटराजन चंद्रशेखरन का नाम उद्योग की दुनिया में काबिलियत, नेतृत्व क्षमता और बेहतर परिणाम देने वाला शख्स के तौर पर जाना जाता है। टाटा समूह की कंपनी के साथ चंद्रशेखरन ने 30 साल का एक लंबा सफर तय किया है। इन 30 वर्षों के दौरान वह कंपनी के एक साधारण कर्मचारी से प्रोन्नत होते हुए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के पद तक पहुंचे। अपनी काबिलियत और नेतृत्व क्षमता की बदौलत वह वर्ष में के ग्लोबल सेल्स हेड बने और फिर वर्ष में उन्हें कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया। आगे जाकर वह पहले कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने और फिर अक्टूबर को नटराजन चंद्रशेखरन को का मुखिया यानी बनाया गया। इस पद पर रहते हुए चंद्रशेखरन ने खुद को एक काबिल बिजनेस लीडर साबित किया। कंपनी का कारोबार बढ़ाने के उद्देश्य से उन्होंने पारंपरिक लीग से हटते हुए प्रबंधन में कई नए प्रयोग किए। एक प्रयोग के तहत उन्होंने बिजनेस यूनिट में विभाजित कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी की कार्यप्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन आया और देश की IT कंपनियों की कतार में पहले पायदान पर पहुंच गया। इससे पूर्व देश की एक और दिग्गज IT कंपनी इन्फोसिस को यह दर्जा हासिल था। स्पष्ट है कि चंद्रशेखरन को न केवल तकनीक क्षेत्र की विशेषज्ञता हासिल है, बल्कि वह प्रबंधन के क्षेत्र में भी अव्वल है। सही मायनों में कहा जाए तो नटराजन चंद्रशेखरन एक तकनीकी उद्यमी है। उनकी इसी विशेषज्ञता का परिणाम है कि जिसकी आमदनी में करोड़ रुपए थी, आज वह बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। उनके नेतृत्व में कंपनी का मुनाफा भी 3 गुना बढ़ा है। आज का मुनाफा करोड़ रुपए से बढ़कर करोड़ रुपए हो गया है। गौरतलब है कि टाटा समूह की कुल आमदनी में का योगदान फीसदी है। चंद्रशेखरन के ही योग्य नेतृत्व का परिणाम है कि वर्तमान में को देश के सबसे मूल्यवान कंपनी का दर्जा प्राप्त है, जिसका बाजार पूंजीकरण लगभग 2 लाख करोड़ रुपए है। नटराजन चंद्रशेखरन को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के साथ काम करने और उनके साथ तालमेल बनाने में महारत हासिल है। अपनी योग्यता के बदौलत ही वह बिजनेस की दुनिया के बड़े नाम जैसे JP मॉर्गन, वालमार्ट, होम डेपोट, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स आदि के साथ जुड़ने और उन्हें बेहतर सेवा देने में सफल रहे। वर्ष 2012 में इन्हीं के नेतृत्व में सूचना प्रौद्योगिकी इंडस्ट्री के लिए विजन तैयार हुआ था। नटराजन चंद्रशेखरन को मिले नटराजन चंद्रशेखरन देश और दुनिया के व्यावसायिक समुदायों द्वारा दिए जाने वाले कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजे जा चुके हैं। भारत के राष्ट्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने चंद्रशेखरन को वर्ष 2000 में किया था। वर्ष के लिए वह भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों की शीर्ष संस्था नेस्कॉम के चेयरमैन पद को भी सुशोभित कर चुके हैं। बहरहाल वह इस संस्था के प्रशासनिक कार्यकारी परिषद के सदस्य भी हैं। इसी प्रकार चंद्रशेखरन वर्ष के इस दौरान स्विट्जरलैंड के दावोस में स्थित विश्व आर्थिक मंच
ने दुनिया भर के सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों की संस्था का भी नेतृत्व कर चुके हैं। वह भारत अमेरिका मंच के भी सदस्य रहे हैं। इसके अलावा वह भारत सरकार द्वारा ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, जापान और मलेशिया के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए गठित विशेष व्यापारिक कार्यबल के भी सदस्य रहे हैं। वर्ष में हैदराबाद स्थित जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने चंद्रशेखरन को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया था। इसके अलावा वो नीदरलैंड के न्यू बिजनेस यूनिवर्सिटी से भी मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित हो चुके हैं। नटराजन चंद्रशेखरन का निजी जीवन शायद बहुत कम लोगों को पता हो कि सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के क्षेत्र में बुलंदियों को छूने वाले नटराजन चंद्रशेखरन एक बेहतरीन फोटोग्राफर और मैराथन धावक भी हैं। इन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया है। इनमें मुंबई, एम्स्टर्डम, बोस्टन, शिकागो, बर्लिन, न्यूयॉर्क और टोक्यो में आयोजित होने वाली मैराथन प्रमुख है। मैराथन दौड़ में इनका सबसे बेहतर रिकॉर्ड 4 घंटे में सेकंड का है, जिन्होंने वर्ष में न्यूयॉर्क मैराथन में बनाया था। फिलहाल वर्षीय नटराजन चंद्रशेखरन अपनी पत्नी ललिता और पुत्र प्रणव के साथ मुंबई में रहते हैं। 22 फरवरी को चंद्रशेखरन टाटा सन्स के चेयरमैन का पदभार ग्रहण करेंगे। अंततः यह कहना गलत नहीं होगा कि आज नटराजन चंद्रशेखरन ने व्यवसाय की दुनिया में जिस मुकाम को हासिल किया है, ऐसा मौका बिरले को ही मिलता है। रितेश अग्रवाल की जीवनी। क्या आप यह विश्वास करते हैं कि ऐसी उम्र जब हम और खुद को पूरी जिंदगी के लिए तैयार करते हैं, या जब हम सब कड़ाके की ठंड में रजाई में दुबके रहते हैं और जब बरसात के दिनों में नम हवा आकर हमारे दिमाग पर नशे की तरह छा रही होती है, जीवन के ऐसे नाजुक पड़ाव पर किसी युवा ने आंखों में स्वयं कुछ बड़ा करके सपने लिए रोज घंटे काम कर करोड़ों से भी ज़्यादा की कंपनी की नींव रख दी हो, ऐसा कर दिखाया है उड़ीसा के रितेश अग्रवाल ने, जिन्होंने 20 वर्ष की कम उम्र में ही नाम की कंपनी की शुरुआत कर बड़े बड़े अनुभवी उद्यमियों और निवेशकों को भी आश्चर्यचकित कर दिया। ओयो रूम्स के मुख्य उद्देश्य ट्रैवलर्स को सस्ते दामों पर बेहतरीन मूलभूत सुविधाओं के साथ देश के बड़े शहरों के होटलों में कमरा उपलब्ध कराना है। व्यक्तिगत तौर पर रितेश सामान्य बुद्धि वाले युवा हैं, दिखने में पतले, लंबे और बिखरे बालों वाले, बिल्कुल किसी कॉलेज के आम विद्यार्थी की तरह। लेकिन कभी कभी सामान्य से दिखने वाले लोग भी ऐसे काम कर जाते हैं जिसकी आपको उम्मीद नहीं होती। रितेश भी एक ऐसा ही युवा उद्यमी है, जिन्होंने मात्र 12 साल की छोटी सी उम्र में अपने अनुभव, सही अवसर को पहचानने की क्षमता और मेहनत के बल पर अपने विचारों को वास्तविकता का रूप दे दिया। युवा उद्यमी की बिजनेस यात्रा। रितेश अग्रवाल ने बिजनेस के बारे में सोचने और समझने का काम कम उम्र में ही शुरू कर दिया था। इसमें सबसे बड़ी भूमिका उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की थी। उनका जन्म नवंबर को उड़ीसा राज्य के जिले कटक बीसाम के एक व्यावसायिक परिवार में हुआ है। 12वीं तक की पढ़ाई उन्होंने जिले के ही में की है। इसके बाद उनकी इच्छा में दाखिले की हुई, जिसकी तैयारी के लिए राजस्थान के कोटा आ गए। कोटा में उनके बस 2 ही काम थे, एक पढ़ना और दूसरा जब भी अवकाश मिले खूब ट्रैवल करना। यहीं से उनकी रुचि ट्रैवलिंग में बढ़ने लगी। कोटा में ही उन्होंने एक किताब लिखी, और जैसा कि पुस्तक के नाम से ही लग रहा है, यह पुस्तक देश के 100 सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों के बारे में थी। इस किताब को देश के सबसे प्रसिद्ध ई-कॉमर्स साइट पर बहुत पसंद किया गया। वर्ष की उम्र में उनका चुनाव मुंबई स्थित में आयोजित के लिए किया गया। यह कैंपस एक वार्षिक संवाद मंच है, जहां एशियाई मूल के छात्र शामिल किसी क्षेत्र विशेष की समस्याओं पर विचार विमर्श कर विज्ञान और तकनीक की मदद से उसका हल ढूंढा करते हैं। यहाँ भी वे छुट्टी के दिनों में खूब ट्रैवल किया करते हैं और ठहरने के लिए सस्ते दामों पर उपलब्ध होटल्स का प्रयोग करते हैं। पहले से ही रितेश की रुचि बिजनेस में बहुत थी
और इस क्षेत्र में वे भी कुछ करना चाहते थे, लेकिन बिजनेस किसी चीज़ का किया जाए इस बात को लेकर वे स्पष्ट नहीं थे। कई बार वे कोटा से ट्रेन पकड़ दिल्ली आया जाया करते और मुंबई की ही तरह सस्ते होटल्स में रुकते, ताकि दिल्ली में होने वाले युवा उद्यमियों के आयोजनों और सम्मेलनों में शामिल होकर नए युवा उद्यमियों और स्टार्टअप फाउंडर्स से मिल सकें। कई बार इन इवेंट्स में शामिल होने का रजिस्ट्रेशन शुल्क इतना ज़्यादा होता कि उनके लिए उसे दे पाना मुश्किल हो जाता, इसलिए कभी कभी वो इन आयोजनों में चोरी चुपके जा बैठते। यही वो वक्त था जब उन्होंने ट्रैवलिंग के दौरान ठहरने के लिए प्रयोग किए गए सस्ते होटल्स के बुरे अनुभव को अपने बिजनेस का रूप देने की सोची। बस में उन्होंने अपने पहले स्टार्टअप की शुरुआत की। इस कंपनी का उद्देश्य ट्रैवलर्स को छोटी या मध्य अवधि के लिए कम दामों पर कमरों को उपलब्ध करवाना था, जिससे कोई भी आसानी से ऑनलाइन आरक्षित कर सकता था। कंपनी के शुरू होने के कुछ ही महीनों के अंदर उन्हें नए स्टार्टअप्स में निवेश करने वाली कंपनी से 30 लाख का फंड भी प्राप्त हो गया। अब रितेश के पास अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त पैसे थे। उसी समय अंतराल में उन्होंने अपने इस बिजनेस की आइडिया को, जो कि पेपर कंपनी के सह संस्थापक पीटर थेल के थेल फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक वैश्विक प्रतियोगिता है, के समक्ष रखा। सौभाग्यवश के इस प्रतियोगिता में 10वां स्थान प्राप्त करने में सफल रहे और उन्हें फेलोशिप के रूप में लगभग 66 लाख की धनराशि प्राप्त हुई। बहुत ही कम समय में उनके नए स्टार्टअप को मिली इन सफलताओं से भी काफ़ी उत्साहित हुए और वे अपने स्टार्टअप और बारीकी व सावधानी से काम करने लगे। लेकिन पता नहीं क्यों उनका ये बिजनेस मॉडल अपेक्षित लाभ देने में असफल रहा और ओरावेल स्टे धीरे घाटे में चला गया। वे परिस्थिति को जितना सुधारने का प्रयास करते, स्थिति और खराब होती जाती और अंत में उन्हें इस कंपनी को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। रितेश अपने स्टार्टअप के असफल होने से निराश नहीं हुए और उन्होंने दोबारा स्वयं द्वारा अपनाई गई योजना पर विचार करने की सोची, ताकि इसकी कमियों को दूर किया जा सके। इससे उन्हें यह अनुभव हुआ कि भारत में सस्ते होटल्स में कमरे मिलना या न मिलना कोई समस्या नहीं है। दरअसल कमी है होटल्स का कम पैसे में बेहतरीन मूलभूत सुविधाओं को प्रदान न कर पाना। विचार करते हुए और उन्हें अपनी यात्राओं के दौरान बजट होटल्स में ठहरने के उन अनुभवों को भी याद किया, जब उन्हें कभी कभी बहुत ज़्यादा पैसे देने के बाद भी गंदे और बदबूदार कमरे मिलते और कभी कभी कम पैसों में ही आरामदायक और सुविधापूर्ण कमरे मिल जाते। इन्हीं बातों ने उन्हें फिर प्रेरित किया कि वे पुनः नए बदलाव करें एवं ट्रैवल्स की सुविधाओं को ध्यान में रखें, उसे नए रूप से प्रस्तुत करें। और फिर क्या था, वर्ष 2013 में फिर ओरावेल लॉन्च हुआ, लेकिन इस बार बिल्कुल नए नाम और मकसद के साथ। अब ओरावेल का नया नाम ओयो रूम्स था, जिसका मतलब होता है आपके अपने कमरे। ओयो रूम्स का उद्देश्य अब सिर्फ ट्रैवल्स को किसी होटल में कमरा मुहैया कराने भर नहीं रह गया। अब वह होटल के कमरों के और वहाँ मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं की गुणवत्ता का भी ख्याल रखने लगे और इसके लिए कंपनी ने कुछ मानकों को भी निर्धारित किया। अब जो भी होटल ओयो रूम्स के साथ जुड़े अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, उसे सबसे पहले कंपनी से संपर्क करना होता है। इसके पश्चात कंपनी के कर्मचारी उस होटल में जा वहाँ के कमरों और अन्य सुविधाओं का निरीक्षण करते हैं। अगर वह होटल ओयो के सभी मानकों पर खरा उतरता है, तभी वह ओयो के साथ जुड़ सकता है, अन्यथा नहीं। सफलता के कदम। इस बार रितेश पहले की गलतियों को दोहराना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक बिजनेस फर्म के सीईओ भावना अग्रवाल से मिल बिजनेस की बारीकियों की बेहतरीन ढंग से जानने का प्रयास किया। इन सलाहों ने आगे चलकर उन्हें कंपनी के लिए अच्छे निर्णय लेने में काफ़ी मदद की। प्रारंभ में ओयो रूम्स को लगातार ग्राहक मिलते रहे, इसलिए उन्होंने लगभग दर्जन भर होटलों के साथ समझौता कर लिया। इस बार रितेश की मेहनत रंग लाई और सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा वे चाहते थे। किफ़ायती दामों पर बेहतरीन सुविधाओं के साथ ट्रैवल्स को यह सेवा बहुत पसंद आने लगी। धीरे धीरे ग्राहकों की मांगों को पूरा करने के लिए कंपनी में कर्मचारियों की संख्या
वर्तमान में ओयो में कर्मचारियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। कंपनी के स्थापित होने के 1 वर्ष बाद में ही 2 कंपनियों एवं में करोड़ रुपए का निवेश किया। वर्तमान वर्ष में जापान की बहुराष्ट्रीय कंपनी ने भी अरब रुपयों का निवेश किया, जो कि एक नई कंपनी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वह बात जिसने रितेश अग्रवाल को कंपनी को और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया, वह है हर महीने ग्राहकों द्वारा 2 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की जाने वाली बुकिंग। आज मात्र 2 वर्षों में से भी ज़्यादा होटलों की श्रृंखला कमरों के साथ इसकी सबसे बड़ी आरामदेह एवं सस्ते दामों पर लोगों को कमरा उपलब्ध कराने वाली कंपनी बन चुकी है। रितेश अग्रवाल की यह कंपनी भारत के शीर्ष स्टार्टअप कंपनियों में से एक है। इसी वर्ष कंपनी ने मलेशिया में भी अपनी सेवाएं देना प्रारंभ कर दिया और आने वाले समय में अन्य देशों में भी अपनी पहुंच बनाने जा रही है। इसी में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन ने रितेश अग्रवाल को की सूची में शामिल किया। इस सूची में उन युवा इनोवेटर्स को शामिल किया जाता है जो अपनी नई सोच व विचारों से लोगों को जिंदगी को आसान बनाते हैं। रेणुका आराध्या की जीवनी। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपनी मेहनत और लगन के बलबूते एक भिखारी से करोड़पति बन गया। जहाँ कभी वह घर जाकर भीख मांगा करता था, आज न केवल उसकी कंपनी का टर्नओवर 30 करोड़ रुपए है, बल्कि उसकी कंपनी की वजह से अन्य घरों में भी चूल्हा जलता है। हम बात कर रहे हैं रेणुका आराध्या की, जिनकी उम्र की हो गई है। उनकी जिंदगी की शुरुआत हुई बेंगलुरु के निकट अनेकाल तालुक के गोपाचंद्र गांव से। उनके पिता एक छोटे से स्थानीय मंदिर के पुजारी थे, जो अपने परिवार की जीविका के लिए दान पुण्य से मिले पैसों पर ही चलाते थे। दान पुण्य के पैसों से उनका घर नहीं चल पाता था, इसलिए वे आसपास गाँव में जा जाकर भिक्षा में अनाज मांग कर लाते। फिर उसी अनाज को बाजार में बेचकर जो पैसे मिलते, उससे जैसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण करते। रेणुका भी भिक्षा मांगने में अपने पिता की मदद करती, पर परिवार की हालत यहाँ तक खराब हो गई कि 6ठी कक्षा के बाद एक पुजारी होने के नाते रोज पूजा पाठ के बाद भी उन्हें कई घरों में जाकर नौकर का काम भी करना पड़ता। जल्दी ही उनके पिता ने उन्हें चिकपेट के एक आश्रम में डाल दिया, जहाँ उन्हें वेद और संस्कृत की पढ़ाई करनी पड़ती थी और शिवदू भक्ति भोजन मिलता था, एक सुबह और एक रात को। इससे वो भूखे ही रह जाते और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते। पेट भरने के लिए वो पूजा शादी और समारोह में जाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें अपने सीनियर्स के व्यक्तिगत कामों को भी करना पड़ता। परिणाम स्वरूप वो 10वीं की परीक्षा में फेल हो गए। फिर उनके पिता के देहांत और बड़े भाई के घर छोड़ देने से अपनी माँ और बहन की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। पर उन्होंने यह दिखा दिया कि मुसीबत की घड़ी में भी अपनी जिम्मेदारियों से मुँह नहीं मोड़ते, और इसी के साथ वे निकले पड़े आजीविका कमाने की एक बहुत लंबी लड़ाई पर, जिसमें उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, अपनी निराशाओं से जूझना पड़ा और धक्के पर धक्के खाने पड़े। इस राह पर न जाने उन्हें कैसे कैसे काम करने पड़े, जैसे प्लास्टिक बनाने के कारखानों में और श्याम सुंदर ट्रेडिंग कंपनी में एक मजदूर की हैसियत सिर्फ 300 रुपये के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में, सिर्फ 24 रुपये प्रति पेड़ के लिए नारियल के पेड़ पर चढ़ने वाले एक माली के रूप में। पर उनकी कुछ बेहतर कर गुजरने की ललक ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा, और इसलिए उन्होंने कई बार कुछ खुद का करने का भी सोचा। एक बार उन्होंने घर घर जाकर बैगों और सूटकेसों के कवर सिलने का काम शुरू किया, जिसमें उन्हें 30,000 रुपये का घाटा हुआ। उनके जीवन में जब जाकर एक करवट ली, जब उन्होंने सब कुछ छोड़कर एक ड्राइवर बनने का फैसला लिया। पर उनके पास ड्राइवरी सीखने के भी पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ उधार लेकर और अपनी साथी को अंगूठी को गिरवी रखकर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया। इसके बाद उन्हें लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर किस्मत ने उन्हें एक और झटका दिया, जब गाड़ी में धक्का लगा देने की वजह से उन्हें अपनी पहले ड्राइवर की नौकरी से कुछ ही घंटों में हाथ धोना पड़ा। पर एक सज्जन टैक्सी ऑपरेटर ने उन्हें एक मौका दिया, और बदले में रेणुका ने बिना
पैसे की ही उनके लिए गाड़ी चलाई ताकि वो खुद को साबित कर सकें। वे दिन भर काम करते और रात भर जागकर गाड़ी को चलाने का अभ्यास करते। उन्होंने ठान लिया, चाहे जो हो जाए, मैं इस बार वापस सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं करूँगा और एक अच्छा ड्राइवर बनकर रहूँगा। वो अपने यात्रियों का हमेशा ही ध्यान रखते, जिससे उन पर लोगों का विश्वास जमता गया और ड्राइवर के रूप में उनकी मांग बढ़ती ही गई। यात्रियों के अलावा हॉस्पिटल से लाशों को उनके घरों तक भी पहुंचाते। वे कहते हैं, लाशों को घर तक पहुंचाने और उसके तुरंत बाद यात्रियों को ले जाने से मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली कि जीवन और मौत एक बहुत लंबी यात्रा के दो छोर तो हैं, और यदि आपको जीवन में सफल होना है तो किसी भी मौके को जाने ना दें। पहले तो 4 वर्षों तक एक ट्रैवल कंपनी में काम करते रहे। उसके बाद वे ट्रैवल कंपनी को छोड़कर एक दूसरी ट्रैवल कंपनी में गए, जहां उन विदेशी यात्रियों को घुमाने का मौका मिला। विदेशी यात्रियों से उन्हें डॉलर में टिप मिलती थी। लगातार 4 वर्षों तक यूं ही टिप अर्जित करते करते और अपनी पत्नी की पीएफ की मदद से उन्होंने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर सिटी सफारी नाम की एक कंपनी खोली। इसी कंपनी में आगे जाकर वे मैनेजर बने। उसकी जगह कोई और होता तो शायद इतने पर ही संतुष्ट हो जाता, पर उन्हें अपनी सीमाओं को परखने की ठान ली थी। इसलिए उन्होंने लोन पर एक इंडिका कार ली, जिससे सिर्फ 1.5 वर्ष बाद एक और कार ली। इन कारों की मदद से उन्होंने 2 वर्षों तक स्पोर्ट सिटी टैक्सी में काम किया, पर उन्होंने सोचा, अभी मेरी मंजिल दूर है और